अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग जारी है और ईरान और इसराइल का जो फोकस है वो ईरान के अंदर रजीम चेंज है। और इस तनाजुर में उन्होंने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को भी शहीद कर दिया, लेकिन अब तक इस मकसद के अंदर सक्सेसफुल नहीं हुए। तो आज की वीडियो का मकसद ये है कि ईरान में रजीम चेंज करना मुश्किल क्यों है। तो आज मैं आपको ईरान के गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर समझाऊंगा कि ईरान की गवर्नमेंट काम किस तरह से करती है, और अगर सुप्रीम लीडर की असैसिनेशन हो जाए या वो उनकी डेथ हो जाए, नेचुरल डेथ, तो निज़ाम काम किस तरह से करता है। तो इस वीडियो में आप अगर एंड तक देखेंगे तो आपको पूरा ये सिस्टम समझ आ जाएगा कि ईरान के अंदर रजीम चेंज क्यों सक्सेसफुल नहीं हुई। हालांकि दूसरी दफा ऐसा हुआ कि ईरान की जो अपर टियर ऑफ मिलिट्री है उसको भी मार दिया गया। इस दफा तो सुप्रीम लीडर को मार दिया गया, और फिर जो दूसरी इन्होंने बनाई थी, जब आपको याद होगा अमेरिका ने जब स्ट्राइक की थी न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर, उस वक्त भी इनका जो ऊपर का टेयर था वो सारा शहीद हो गया था, और इस दफा दोबारा शहीद हो गया। उसके बावजूद भी ईरान रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो आज की वीडियो में हम समझते हैं कि इनका जो सबसे ऊपर का ऑफिस है ईरान का, वो सुप्रीम लीडर है, और उनके नीचे एक असेंबली ऑफ एक्सपर्ट है। और वो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट जो है वो 88 रिलीजियस स्कॉलर के ऊपर मुश्तमिल है। इसके अंदर 88 जो स्कॉलर होंगे, मजहबी स्कॉलर होंगे, वो इस कमेटी का हिस्सा हैं। और ये वो कमेटी है जो सुप्रीम लीडर को इलेक्ट करती है या सेलेक्ट करती है। और ये सुप्रीम लीडर एक दफा जब बन जाता है तो ये पूरी लाइफ के लिए है, उसको दोबारा हटाया नहीं जा सकता। और उसके हर एक जो इदारा है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो मिलिट्री है, चाहे वो एग्जेक्टिव है, सबके ऊपर सुपीरियरिटी होती है सुप्रीम लीडर को। अब इस असेंबली ऑफ एक्सपर्ट के नीचे आ जाता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट डायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट होता है, और ईरान में जो टाइम है गवर्नमेंट का वो 4 ईयर है, और वो प्रॉपर इलेक्शन के जरिए प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट होते हैं। और उसके नीचे जो होती है वो पार्लियामेंट है, जिसके 290 मेंबर होते हैं। इस पार्लियामेंट के नीचे एक होती है गार्डियन काउंसिल। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है गार्डियन काउंसिल का, वो आपको समझ आएगा। इस गार्डियन काउंसिल के टोटल 12 मेंबर होते हैं, और 6 मेंबर जो है वो पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट जो जिसकी गवर्नमेंट होती है वो सेलेक्ट करता है। और इस बार जो गार्डियन कमेटी है इसके 6 मेंबर सुप्रीम लीडर का इलेक्ट करता है, ये उसका प्रोगेटिव होता है। तो ये टोटल गार्डियन जो कमेटी है या गार्डियन काउंसिल है, इसके 12 मेंबर होते हैं, और इसका रोल मुल्क के डिसीजंस के अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद एक और कमेटी है, उसे कहते हैं मसलिहत निज़ाम कमेटी। ये मसलिहत निज़ाम कमेटी काम क्या करती है कि जब कभी जो पार्लियामेंट ने कोई कानून पास किया, जो उस वक्त की गवर्नमेंट ने कोई कानून पास किया, और उसको जो रिलीजियस कमेटीज हैं, जो गार्डियन काउंसिल है या जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट है, उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो एक डेडलॉक क्रिएट हो जाता है। इस डेडलॉक को खत्म करने के लिए ये मसलिहत निज़ाम कमेटी, जो कि रूहुल्लाह खुमैनी जो फर्स्ट इनके लीडर थे, रेवोल्यूशनरी लीडर जो थे, उन्होंने बनाई थी कि जब डेडलॉक आ जाए तो ये कमेटी जो मसलिहत निज़ाम कमेटी है, ये फैसला करेगी, और इसका फैसला सबको मानना होगा, इंक्लूडिंग द सुप्रीम कमांडर, जो सुप्रीम लीडर है उसको भी मानना होगा, और प्रेसिडेंट को भी मानना होगा। अब जब सिनेरियो ये बन गया कि इस वक्त उनका सुप्रीम लीडर जो है वो शहीद हो चुका है, तो इस वक्त निज़ाम किस तरह से चल रहा है, और गवर्नमेंट कौन रन कर रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा पावरफुल तो सुप्रीम लीडर होता है, और वो तो शहीद हो गया। तो इनका सिस्टम ऐसा है कि जो इनकी एक कमेटी बनती है, अगर सुप्रीम लीडर की डेथ हो जाए या शहादत हो जाए किसी भी वजह से, तो इनकी जो गार्डियन काउंसिल है उसमें से जो 12 मेंबर कमेटी मैंने बताई थी, उसमें से एक रिलीजियस लीडर सेलेक्ट किया जाता है। और उसको सेलेक्ट कौन करेगा, ये मसलिहत निज़ाम कमेटी सेलेक्ट करेगी उस गार्डियन काउंसिल में से। एक मेंबर वहां से आ जाएगा, एक मेंबर चीफ जस्टिस होगा, और एक मेंबर होगा प्रेसिडेंट उस वक्त का। ये 3 लोगों की कमेटी बनेगी, और ये रियासत के सारे फैसले करेगी। और आर्मी जो है वो भी इनके डिस्पोजल पे होगी। और अगर मैं आर्मी की बात आपको समझाऊं, ईरान के अंदर 2 अलग मिलिट्री फोर्सेस है। आपके लिए ये बात हैरानगी की होगी कि 2 कैसे हैं। एक तो वही आर्मी चलती आ रही है जो कि रेवोल्यूशन से पहले थी, ईरानियन आर्मी, और उसका नाम रखा गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आर्मी, जो कि बादशाह की फौज थी, और उसको कंटिन्यू किया आगे। लेकिन 1979 के बाद जब रेवोल्यूशन आया तो एक नई फोर्स बनाई गई, और उस फोर्स को आजकल आप ज्यादातर न्यूज में सुनते हैं। उसका नाम है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ये सबसे पावरफुल आर्मी इस वक्त ईरान में है, और इनकी जो असल ईरानियन रिपब्लिक, जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आर्मी है,
اس کے اوپر بھی اس کا زیادہ انفلوئنس ہے، اور یہ ایک انٹرنل رفٹ بھی رہتا ہے، اور اس کو ہی ایکسپلائٹ بھی کیا جاتا ہے یورپ کی، امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے، کہ جو انٹیلیجنس شیئرنگ ہے وہ کہیں نہ کہیں انٹرنل رفٹ کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ لیکن خیر وہ الگ ٹاپک ہے، اس کے اوپر ہم کبھی بعد میں بات کریں گے۔ یہ دونوں جو آرمیز ہیں یہ بھی ڈائریکٹ رپورٹ کرتی ہیں سپریم لیڈر کو، جو کہ اس وقت شہید ہو گئے، تو اب یہ اس کمیٹی کو رپورٹ کر رہے ہوں گے جو ایران میں اس وقت بنا دی گئی۔ اب تک کی اگر جنگ کی بات کریں تو اب تک دیکھیں مقابلہ بالکل نہیں ہے۔ ہمارے سامنے ایک طرف سپر پاور امریکہ ہے، دوسرا اس کے ساتھ ایک بڑا ہی اسٹرانگ ملک اسرائیل ہے، اور پھر مڈل ایسٹ کے سارے ملک اس کے ساتھ ہیں، اور دوسری طرف ایران اکیلا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات بہت ہی اہم ہے کہ دونوں جو گروپس آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک طرف سنگل ایران ہے اور دوسرا پورا گروپ ہے، دونوں کے آبجیکٹو بڑے ڈیفرنٹ ہیں۔ ایک جو ہے گروپ، جو بڑا گروپ ہے، وہ ایران میں رجیم چینج لانا چاہتا ہے، جس کے اندر وہ ناکام ہوا، بری طرح ناکام ہوا، ایون سپریم لیڈر کو شہید کرنے کے باوجود بھی۔ اس کی وجہ میں نے بتا دی کہ ان کا ایک پورا بہترین سسٹم ہے، جو کہ ان کی پاور کو کنٹرول کرتا ہے، کہ اگر ایک چلا جائے دوسرا کس طرح، اور اس طرح سے وہ چل رہا ہے۔ یہ تو تھا امریکہ اور اسرائیل ان کا آبجیکٹو۔ آن دا ادر ہینڈ ایران نے کیا پلان کیا ہوا تھا، تو نظر یہ آ رہا ہے اب تک کہ ایران کی پلاننگ یہ تھی کہ اگر اس کے اوپر اس طرح کے حالات آتے ہیں تو وہ اس جنگ کو پرولونگ کرے گا، اور چونکہ ڈائریکٹ ملٹری نہیں آ رہی، ڈائریکٹ فوجیں نہیں اتاری جا رہی ایران میں، تو ان سٹرائکس کو وہ ایبزارب کریں گے اور اس کانفلکٹ کو بڑھائیں گے، چونکہ عرب کو مڈل ایسٹ کے جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کی اکانومیز بری طرح ہٹ ہو رہی ہیں۔ دبئی بند ہے، بحرین بند ہے، سعودی عرب میں بھی اٹیک ہو گئے، کویت بند ہے، تو یہ چیز بہت زیادہ افیکٹ کرے گی گلوبلی، کیونکہ آئل کی پرائسز بھی بڑھ گئی، انہوں نے اسٹریٹ آف ہرمز بھی بند کر دیا۔ تو ان کا جو آبجیکٹو ہے وہ یہی ہے کہ اس کو کھینچا جائے، پرولونگ کیا جائے۔ اور اب تک کی رپورٹس یہاں تک بھی آ رہی ہے کہ نتن یاہو کے آفس کے اوپر بھی انہوں نے اٹیک کر دیا ہے ایران نے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس سے آگے کہاں تک یہ چیز جاتی ہے۔ اب تک کی دیکھا جائے تو دونوں ابھی امریکہ تو اپنا آبجیکٹو اچیو نہیں کر سکا۔ اگر وہ اس کو مہینے 2 مہینے تک لے کے جاتے ہیں تو پھر کہاں تک یہ بات جاتی ہے، یہ اس وقت کا فیصلہ ہوگا، کیونکہ امریکہ کی کوشش تو یہی ہے کہ وہ ایران میں رجیم چینج کرے جیسے بھی ہو، لیکن اس کو اگر افغانستان کی طرح وہاں آنا پڑتا ہے تو پھر امریکہ بری طرح پھنس جائے گا، کیونکہ وہاں پہ اگین اسی طرح پراکسیز بن جائیں گی، جس طرح طالبان لڑتے رہے 20 سال، اسی طرح ایرانین لڑتے رہیں گے، اور ایونچولی اکنامک لاس ہوتا ہے، ٹیکس پیئر کے پیسے ضائع ہوتے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔